हे दोस्तों, ऑथर की एक दोस्त थी तमारा नाम की, जो एक बार एक पार्टी में गई जहां उन्हें एक लड़का मिला ग्रेग नाम का, जो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। ना बातों बातों में उनका इतना अच्छा कनेक्शन बैठ गया कि ग्रेग और तमारा फिर कुछ दिन बाद ही डेट करना स्टार्ट कर दिए। तमारा ऑथर को बताती है कि ग्रेग बहुत अच्छा था, वो उनकी बहुत ज्यादा केयर करता था, उनसे बहुत प्यार करता था, उन्हें ये हमेशा फील कराता रहता था कि वो उनके साथ रहेगा। ऐसी बातें करके जो उन्हें बहुत कंफर्टेबल फील कराती थी। लाइक, तमारा, तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकती हो। ना तमारा इन सभी बातों पर यकीन करती थी, बट साथ ही साथ वो कुछ हिंट्स को इग्नोर करती थी जो करना सही नहीं था। जैसे कई बार ग्रेग ने उन्हें बताया था कि उनका कभी भी किसी के साथ स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रहा है, वो कमिटमेंट करने से डरता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी बातें वो इग्नोर करती थी और ग्रेग की उन्हीं बातों पर फोकस करती थी जिसे सुनकर उन्हें अच्छा फील होता था, जिसकी वजह से ही टाइम के साथ साथ वो उनसे बहुत ज्यादा अटैच होने लगी। वो बस हमेशा उनके साथ ही रहना चाहती थी। मतलब इन शॉर्ट, तमारा ने अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी थी, जिसकी वजह से ही एज एक्सपेक्टेड बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। नाउ ग्रेग धीरे धीरे उन्हें इग्नोर करने लगा, वो बहाने बनाने लगा कि वो बहुत बिजी है आजकल, उसके पास तमारा के लिए टाइम नहीं होता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सब से तमारा भी बहुत ज्यादा एंशियस और घबराने लगी। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड में रहने लगी कि कहीं ग्रेग उनसे ब्रेकअप ना कर ले, जिसकी वजह से फिर ऑथर को भी तमारा की फिक्र होने लगी। ऑथर बताती है कि तमारा ग्रेग को लेकर इतनी परेशान रहने लगी थी कि वो हर टाइम बस उसके कॉल का वेट करती थी। वो वीकेंड्स पे कहीं नहीं जाती थी ये सोचकर कि ग्रेग कहीं उन्हें कहीं जाने के लिए बुला ना ले, उनसे मिलने के लिए, जिसकी वजह से फिर उनके काम पर भी इफेक्ट पड़ने लगा। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से एक टाइम ऐसा आ गया था कि तमारा की जॉब भी जा सकती थी। ना इस रिलेशनशिप के एंड में क्या हुआ ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, पर उससे पहले दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर गलती किसकी थी? ना आप सोच रहे होंगे कि ग्रेग बेकार इंसान था, जिसे तमारा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि तमारा को इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ही वो इतना हर्ट हुई। बट ऑथर बोलती है कि सच तो ये है कि इसके अंदर दोनों की गलती नहीं थी। कैसे? वेल, इसका जवाब भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ऑथर की तरह ही कई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये बात समझ नहीं आती कि तमारा जैसी हाईली सक्सेसफुल और स्मार्ट लड़की कई बार ऐसा रिएक्ट क्यों करती है। इवन जो आदमी होते हैं वो एकदम लॉयल होने के बाद भी कई बार ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं, वो अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पे इतना ज्यादा डिपेंड क्यों हो जाते हैं। और ग्रेग जैसे लोग जो तमारा से प्यार तो करते हैं बट वो धीरे धीरे उनसे अलग क्यों होने लग जाते हैं। ऐसे लोग कभी श्योर क्यों नहीं रह पाते वो सामने वाले पर्सन से क्या चाहते हैं, इन सब के पीछे का रीजन क्या होता है। वेल, इस कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर्स साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉल्बी ने 1950s और 1960s में निकाला था, जिसे उन्होंने नाम दिया था द अटैचमेंट थियरी का। सो आज के इस वीडियो में मैं जिस बुक की बात करने वाला हूँ, जिस बुक की समरी देने वाला हूँ, उसका नाम है अटैच्ड बाय रेचल हेलर। तो इस बुक के अंदर से ही मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो हर इंसान को पता होने बहुत जरूरी है अगर वो लोग चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में रह सके। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो कैसा है, आपके पार्टनर का अटैचमेंट स्टाइल क्या है, जिससे कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप फॉर्म कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, द डिपेंडेंसी पैराडॉक्स। डिपेंडेंसी ह्यूमन बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कई लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत पहले के टाइम पे जब ह्यूमंस ट्राइब्स में रहते थे तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए, जैसे खाना पीना, शेल्टर, प्रोटेक्शन, हर चीज के लिए वो लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते थे। और जो कुछ गिने चुने लोग किसी ट्राइब का पार्ट नहीं होते थे वो किसी पर रिलाई नहीं कर सकते थे और वो अकेले होते थे, जिसकी वजह से ही वो बहुत जल्दी मर भी जाते थे। इसलिए एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को ऐसा प्रोग्राम करा है जिससे कि हमें हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है जिस पे हम डिपेंड हो सके। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में एक छोटी सी बच्ची को उसकी मॉम के साथ एक बहुत अच्छे टॉयज से भरे हुए रूम में रखा गया। नौ बच्ची जब वो रूम में गई तो बहुत अच्छे से सारे खिलौने के साथ खेल रही थी। देखने पे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मॉम से एकदम इंडिपेंडेंट है। बट जैसे ही उनकी मॉम को रूम से बाहर निकाल दिया गया और जब बच्ची ने अपनी माँ को अपने आसपास नहीं देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। और जब उसकी मॉम वापस आ गई तो फिर वो वापस से टॉयज के साथ खेलने लगी बिना अपनी मॉम पे फोकस करे। ऐसे बिहेवियर को ऑथर प्रोटेस्ट बिहेवियर कहती है, जो हर इंसान में कॉमन है, जिसे हमें कभी डिनाई नहीं करना चाहिए। ऑथर के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी पैराडॉक्स को डिफाइन करती है। मतलब ऑथर बोलती है कि द मोर इफेक्टिवली वी आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, द मोर इंडिपेंडेंट एंड डेयरिंग वी बिकम। जिसका सिंपली मतलब ये निकलता है कि डिपेंडेंसी को कई बार लोग पूरी तरीके से ट्रीट करते हैं, बट रियलिटी में ये तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है जो होने से हम और इंडिपेंडेंट फील करते हैं, जैसे उस बच्ची ने फील किया जब उसकी माँ वहाँ पे थी, जिसकी वजह से ही वो बहुत इंडिपेंडेंटली टॉयज के साथ खेल पाई और एंजॉय कर पाई। इसलिए आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि हर किसी को ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे वो प्यार कर सके, जिस पर वो इमोशनली डिपेंड हो सके। सो यही समझने वाली बात भी है कि किसी से अटैच हो जाना कोई बुरी बात नहीं है और इसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। लेसन नंबर 2, एंशियस अटैचमेंट स्टाइल।
एक स्टडी में औरतों को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाला गया और उनका MRI स्कैन करा गया, तो उसमें देखा गया उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था। फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया गया कि इस टेस्ट को दोबारा रिपीट करा गया, बट इस बार औरत को एक स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ के रखने बोला गया, जिससे देखा गया कि उनका स्ट्रेस लेवल पहले से कम हो गया था। इसके बाद थर्ड स्टेप में एक और बार टेस्ट करा गया। इस टाइम पे औरतों को अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के रखने बोला गया, जिससे ये देखा गया कि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ड्रामेटिकली डिक्रीज हो गया। मतलब बाकी दोनों टाइम से उनका जो स्ट्रेस लेवल था वो बहुत ज्यादा कम हुआ। देखो, ऑथर बोलती है कि जिनका एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होता है वो अपने पार्टनर के बहुत क्लोज रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर भी उनके लिए सेम फील करे। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें हर बात बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर ज्यादातर एंशियस रहते हैं। इन शॉर्ट, वो ये चाहते हैं कि उनके पार्टनर हमेशा उन्हें ये फील कराए कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है। एंशियस अटैचमेंट के साइंस है जैसे हमेशा अपने पार्टनर की गुड क्वालिटीज पे ही फोकस करना, उन्हें अपने से ज्यादा वैल्यू देना, अपनी हैप्पीनेस के लिए उन पर डिपेंडेंट होना, वो भी हमेशा। नाउ एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग में प्रोटेस्ट का बिहेवियर सबसे ज्यादा होता है। वो अपने पार्टनर को चेक करते रहते हैं कि वो उनके साथ है या नहीं, जैसे बार बार टेक्स्ट करना, कॉल करना, उनके रिप्लाई का वेट करना। जैसे स्टार्टिंग स्टोरी में तमारा का स्टाइल था एंशियस अटैचमेंट स्टाइल, और ग्रेग का उसका बिल्कुल अपोजिट था, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले जो लोग होते हैं वो लोग यूजुअली दूसरों से डिस्टेंस रखते हैं, और जब भी कोई उनसे करीब आने की कोशिश करता है वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो रिलेशनशिप्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, वो अपनी फीलिंग्स को आसानी से एक्सप्रेस तक नहीं करते, उन्हें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो कमिटमेंट्स को अवॉइड करते हैं, अपने पार्टनर से सीक्रेट्स रखते हैं। ऑथर बताती है कि नाउ जनरली लोग इसे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं कि ऐसे बिहेवियर करने वाले लोग बहुत खराब होते हैं, रूड होते हैं। बट सच तो ये है कि वो अपने स्टाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते, और कोई भी स्टाइल बुरा नहीं होता, वो बस एक दूसरे से अलग है। इसलिए हमें किसी को लेबल नहीं लगाना चाहिए कि ये स्टाइल अच्छा है और वो गलत। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग के साइंस ये हैं: मिक्स्ड सिग्नल्स वाले मैसेज भेजना, रिलेशनशिप्स में परफेक्शन ढूंढना, यानी हमेशा ये चाहना कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो वरना ना हो, इजीली ब्रेकअप कर लेना, कंफ्यूज रहना। स्टार्टिंग स्टोरी में जो ग्रेग थे वो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले थे, जो तमारा को कभी समझ नहीं पा रहे थे। पॉइंट नंबर 4, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। ऑथर कहती हैं कि ये जो अटैचमेंट का स्टाइल है वो सबसे आइडियल है और बेस्ट है, बिकॉज इसके अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर जल्दी अपसेट नहीं होते, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलस फील नहीं करते, वो अपनी नीड्स को बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर कोई अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता है, अब चाहे वो कितना भी परेशान करे, वो आपको रात में उठा दे, शोर मचाए, आपको उन्हें खाना खिलाना ही पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, वो आपसे आपके अटेंशन हमेशा मांगते हैं, बट आप उससे कभी तंग नहीं आते क्योंकि आप उनसे सिक्योरली प्यार करते हो, आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो। प्लस इसके साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना हो, उन्हें घुमाने लेके जाना हो, तो आपको भी इससे अच्छा फील होता है। बट इमेजिन करो यही डॉग के बजाय आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो आप उससे कितना जल्दी फेड अप हो जाओगे, और ऐसा होता भी है। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं, वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं एक दूसरे को लेके, जैसे आपको भी होना चाहिए। लेसन नंबर 5, मिसमैच इज द प्रॉब्लम। अब अगर आप अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझ गए हो और आपको अपनी रिलेशनशिप्स को बेस्ट बनाना है, तो ऑथर बताती है कि एक रिलेशनशिप में एंशियस और दूसरी तरफ अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोगों को साथ में रहना बहुत मुश्किल होता है। इस पेयरिंग में ही सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जिनकी साइकोलॉजिकल नीड्स डिफरेंट होती है। ऑथर कहती है आपको एंशियस टू अवॉइडेंट रिलेशनशिप को इग्नोर करना चाहिए, जैसे कि सबसे पहली स्टोरी में था तमारा और ग्रेग का रिलेशनशिप, जिस वजह से दोनों इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वो एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पा रहे थे, उन्हें बस अपनी नीड्स की फिक्र थी। तमारा को चाहिए था कि ग्रेग उसे कांस्टेंट रिएश्योरेंस दे कि वो उसे प्यार करता है, वो हमेशा उसी के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। बट ग्रेग तमारा से प्यार तो करता था, बट उसे अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए था। वो किसी से भी ज्यादा क्लोज आने में कंफर्टेबल फील नहीं करता था, जिस मिसमैच से ही इन द एंड वो दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसलिए ऑथर बताती है कि आपको एंशियस अवॉइडेंट रिलेशनशिप्स को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं होते। ऑथर बताती है कि हर इंसान को उसका अटैचमेंट स्टाइल उसके चाइल्डहुड से ही मिल जाता है। अगर किसी के बचपन में उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं, तो हाई चांस है कि वो बड़े होके एंशियस अटैचमेंट स्टाइल डेवलप कर लेंगे, क्योंकि उनके अपने पूरे चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा इमोशनल कंफर्ट मिला है, तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसे बड़े होकर भी वही सेम मिले। वहीं अगर किसी ने अपने चाइल्डहुड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट फेस किया है, कभी बहुत ज्यादा प्यार फील नहीं करा, तो वो बड़े होकर अवॉइडेंट स्टाइल अडेप्ट कर लेंगे, वो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने लगेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। बट ऑथर कहती है कि 25% चांस है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल हर 4 साल में चेंज हो सकता है। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल रिलेशनशिप में सबसे बेस्ट होता है, जिसमें दोनों लोगों की नीड्स बिल्कुल सेम होती है, जो फुलफिल होने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आती है।
ना आप एंशियस टू सिक्योर और अवॉइडेंट या सिक्योर ऐसे रिलेशनशिप्स भी फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट दोनों में से एक को तो सिक्योर नेचर वाला होना चाहिए ताकि वो खुद को और अपने पार्टनर को अच्छे से समझा पाए। सो क्वेश्चन ये आता है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है। सो अब आप कमेंट करके बताओ कि आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो कैसा है। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो रिलेशनशिप में है और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और सबसे मेन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिल के लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।